नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज से लेक्चर नंबर 26 को स्टडी करेंगे, जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर वन जैसे जो टॉपिक्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते हैं जिसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। तो आज सबसे पहले देख लेते हैं कि हम आज के वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले, जो कि कोल्ड वॉर के। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम रीजंस पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के पीछे, पॉट्सडाम कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे, ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे, आयरन कर्टेन पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि बर्लिन ब्लॉकेड हो गया, बर्लिन एयरलिफ्ट हो गया, बर्लिन वॉल की हिस्ट्री क्या थी वो पढ़ेंगे, मार्शल प्लान और कॉमिनफॉर्म प्लान पढ़ेंगे, नाटो पढ़ेंगे, वॉर्सो पैक्ट पढ़ेंगे, स्पेस रेस हो गई, आर्म्स रेस हो गई, या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गए। ये पूरे इवेंट्स थे जो आज हमें स्टडी करने। उसके अलावा ये कोल्ड वॉर डिक्लाइन कैसे हुआ ये भी पढ़ेंगे, कोल्ड वॉर खत्म कैसे हुआ ये भी पढ़ेंगे, सोवियत यूनियन किस तरह से खत्म हुआ, सोवियत यूनियन किस तरह से टूटा ये भी पढ़ेंगे, और आखिरी में हम कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन के आज के वीडियो की शुरुआत करें। 1945 जो वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे जानते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन भी बनाया जाता है ताकि आगे वर्ल्ड वॉर ना हो। बट वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ, बट कोल्ड वॉर ही शुरू हो गया। कोल्ड वॉर एक ऐसा पीरियड था जो 1945 से 1991 तक चला, जो कि दो हम कहेंगे यूनियंस के बीच में चल रहा था। एक है सोवियत यूनियन और उसके सैटेलाइट स्टेट्स, जो भी उससे जुड़े हुए स्टेट्स थे ईस्टर्न यूरोप के, और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज, जो कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी। तो एक तरफ सोवियत प्लस ईस्टर्न यूरोप, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स प्लस वेस्टर्न यूरोप, ऐसे दो ग्रुप्स थे। इनके बीच में वर्ल्ड वॉर के बाद एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। आपको कोल्ड वॉर क्या अगर नहीं पता तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें आगे ये सब चीजें पता चलने वाली है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, यानी दो सुपर पावर्स ही बची थी वर्ल्ड वॉर के बाद। और एक सुपर पावर का नाम था सोवियत यूनियन और दूसरे का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स, और इनके बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। ये दोनों जो सुपर पावर थी, ये दोनों के बीच में जो ये वॉर चल रहा था, जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर कोई और वॉर नहीं, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। आइडियोलॉजिकल वॉर यानी आइडियोलॉजीज को लेके एक वॉर था, विचारधाराओं को लेके एक वॉर था। पहली विचारधारा थी कैपिटलिस्ट, जो कि यूएसए में फॉलो करती, और दूसरी विचारधारा या आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट, जो कि सोवियत यूनियन में फॉलो होती थी। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को लेके ये वॉर चल रहा था। यहाँ पे इसको कोल्ड क्यों कहा जाता है? कोल्ड यहाँ पे इस वॉर को इसीलिए कहा जाता है, सबसे पहले आपको ये बता दूं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी फाइटिंग नहीं हुई थी। डायरेक्टली लार्ज स्केल फाइटिंग नहीं हुई, सिर्फ बातचीत वाली फाइटिंग, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीजें यहाँ पे चल रही थी। तो इसलिए इसको डायरेक्टली वॉर नहीं कह सकते, इसलिए इसको कोल्ड यानी ठंडा यानी शीत युद्ध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई बड़े वॉर नहीं चले, छोटे मोटे एक तरह से बहसबाजी होते हुए दिख रही थी। कोल्ड वॉर जो होता है ये अलाइड कंट्रीज यानी यूके, फ्रांस एटसेट्रा, जिसको लीड कर रहा था यूएसए, और सोवियत यूनियन के बीच में था। सोवियत यूनियन ऑफिशियली, जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर कहा जाता था, ये कुछ देशों का ग्रुप था, जिसमें आज के डेट के दो दुश्मन रशिया और यूक्रेन भी आते थे। ये दोनों एक ही ग्रुप में थे, जैसे कि हम ये चीजें जानते हैं। पहला हम कहेंगे वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट बनाया गया था सोवियत यूनियन, यानी हम कहेंगे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1922 में ये देश बनाया गया था। तो इस तरह से हमें कुछ बेसिक्स पता चलते हैं कोल्ड वॉर के बारे में। आगे हम देखेंगे कि आखिरकार ये कोल्ड वॉर हुआ क्यों, क्या कारण थे कोल्ड वॉर के पीछे, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द कोल्ड वॉर। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस होता है। पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस जो था ये बर्लिन में हुआ था। 1945 में पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस होता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वही की पिक्चर है पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस की। ये 1945 में यूएस, यूके और सोवियत यूनियन के बीच में हुआ था। यहाँ पे कुछ तो भी चीज़ें डिस्कस की जा रही थी, जैसे कि जर्मनी, जैसा आप जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार चुका था, हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया था। अब जर्मनी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, ये पहला इशू था जिस पे डिस्कशन करने थे। दूसरा पोलैंड भी अब जर्मनी के पास नहीं था, तो जर्मनी के बाद ये पोलैंड का क्या होगा, तो उसकी बाउंड्री क्या होगी क्या नहीं, ये सब चीज़ों पे डिस्कशन करने थे, डिमार्केशन करनी थी बाउंड्री ऑफ पोलैंड। उसके अलावा ऑस्ट्रिया का अब क्या होगा, ये सब के ऊपर कहीं ना कहीं आप देखते हो कि जर्मनी कहीं ना कहीं अपनी कमांड जमाता था। तो इन सब का होगा क्या, ये सब यहाँ पे विचार करने थे। अगला है कि सोवियत यूनियन का ईस्टर्न यूरोप में क्या रोल रहेगा। देखिए यूरोप में अगर बात की जाए तो सोवियत यूनियन, अगर हम यूरोप को डिवाइड करें,
यूरोप को दो पार्ट में डिवाइड करें, एक ईस्ट पार्ट ले लो और एक वेस्ट पार्ट ले लो, तो वेस्ट पार्ट में इन्फ्लुएंस जिसका था वो यूएसए था और ईस्ट पार्ट में जिसका था वो यूएसएसआर था। तो हम यही कहेंगे कि यूएसए और यूएसएसआर में यूएसएसआर जो है दैट इज सोवियत यूनियन जो है वो उसका क्या रोल रहेगा ईस्टर्न यूरोप में, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी थी यहाँ पे। सोवियत यूनियन जो होता है वो ये कह रहा था कि मुझे पोलैंड का कुछ पोर्शन मिलना चाहिए जो कि सोवियत यूनियन की बॉर्डर बना रहा है, जिसको हम बफर जोन करके यूज़ करेंगे। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ ये सब चीज़ें। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको यहाँ पे ये जो देखने मिल रहा है सोवियत यूनियन, यहाँ पे देखिए जो रेड कलर का आपको देखने मिल रहा है, और यहाँ पे आपको पोलैंड देखने मिल रहा है। तो आप जान सकते हो कि पोलैंड यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से बाउंड्री शेयर कर रहा था और इस पे कहीं ना कहीं अपना हक जमाने की कोशिश यूएसएसआर यहाँ पे कर रहा था। तो हम यही कहेंगे कि इसको ये बफर जोन करके यूज करना चाहता था। बफर जोन यानी थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा का रहे बफर में, यानी डायरेक्टली कुछ अटैक ना हो, हमारे पास भी कुछ एरिया हो, यानी लोग डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेंगे। जो आपका एरिया है वो आपका रखिए, बस इसको हमारे पास दे दीजिए ताकि हम इसको एज अ बफर यूज़ करेंगे, नहीं तो हम दोनों की बाउंड्री एकदम जुड़ जाएगी ना। तो ये सब चीज़ें इनकी यहाँ पे मानना था। उसके अलावा यूएसए और यूके जो है ये इनकी डिमांड ये पूरी नहीं कर रहा था। यूएसए और यूके जो है ये दोनों रेडी नहीं थे कि हम पोलैंड जो है सोवियत यूनियन को देंगे। यूएसए जो होता है वो सोवियत यूनियन को इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि एटॉमिक बॉम्ब बनाए जा रहे हैं जो उसने जापान पे डाला, और इस चीज़ से कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन भी नाराज़ था कि आपने इतनी बड़ी स्टेप उठाई, जबकि आपके अलाइज तो हम भी थे, तो आपने हमें ये चीज़ें बताई क्यों नहीं। जब आप एटॉमिक बॉम्ब जापान पे डाल रहे थे और आपके आप एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किए जा रहे थे तो आप हमें बताए क्यों नहीं। तो इन सब देशों को यही लगा कि ये जो यूएस है इसके पास शायद और भी एटम बॉम्ब्स होंगे। तो दिस क्रिएटेड सस्पिशन इन सोवियत यूनियन अबाउट द इंटेंशन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एम्बिटरिंग ऑफ द अलायंस। यानी यही है कि हम यही कहेंगे कि अब इन दोनों में अगर यूएस और यूएसएसआर की बात करें तो यहाँ की लीडरशिप कौन देखेगा, दोनों भी तो सुपर पावर है। बट सबको ये पता है कि जो यूएसए है, यूएसए के पास कहीं ना कहीं एक तरह से जो एटॉमिक बॉम्ब है वो है, तो वही कहीं ना कहीं लीडरशिप कर सकता है, और वो तो यहाँ पे कमांड भी जमा के बैठा है अपनी वेस्ट कंट्रीज पे। तो मुझे भी ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिससे मेरा भी डर लोगों में बैठ जाए। ये सब चीज़ें उसको लग रही थी। तो उसको यही लग रहा था कि सोवियत की लीडरशिप लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या लोगों को ये ऐसा नहीं लगेगा कि सोवियत भी लीडर है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे कोई एटॉमिक बॉम्ब्स भी नहीं है और इतना कोई हम पावर की अगर बात करें तो वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है। तो ये सब पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में बातें जो हुई, इससे ये सब कारण पता चले, और यूएसएसआर की डिमांड भी पूरी नहीं की गई पोलैंड की। तो उसी के कारण थोड़ा बहुत बहसबाजी यहाँ पे शुरू हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस के बाद अगर हम देखें तो एक ट्रूमैन का डॉक्ट्रिन आता है। ट्रूमैन जो थे वो अनाउंस करते हैं। अब ट्रूमैन थे कौन? ट्रूमैन यूएस के प्रेसिडेंट थे, हैरी एस ट्रूमैन इनका नाम था। इन्होंने एक डॉक्ट्रिन बताया था 12 मार्च 1947 को। ट्रूमैन का जो डॉक्ट्रिन था उसमें वो था यूएस की पॉलिसी के बारे में, और यूएस की पॉलिसी ऐसी थी कि वो सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म जो होता है उसे रोकना चाहते थे, और हम कहेंगे इंपीरियलिस्ट एंडेवर्स को रोकना चाहते थे। इंपीरियलिज्म यानी वो जिस जिस कंट्रीज को कॉलोनी बनाने वाला था, रूल करना चाहता था, ये सब चीज़ों को सोवियत को रोकना, ये ट्रूमैन की एक पॉलिसी थी। कैसे रोकेंगे? तो जैसे इकोनॉमिक एड देंगे बाकी देशों को, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ए बी सी नाम के 3 देश है, अभी ये 3 देशों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और अगर यूएसए करता है इस तरह की चीज़ें कि इन तीनों को वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है 1 2 3, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं यूएसए का एहसान हो जाएगा, इस कारण ये तीनों भी यूएसए की तरफ से हो जाएंगे। तो यूएसए के पास जो पैसा था उसका यूज़ करके बाकी देशों को पैसे दे के हम अपने तरफ खींचेंगे, ये चीज़ें वो कहीं ना कहीं करना चाहता था। जैसे हम कहेंगे कि ग्रीस और टर्की के साथ उसने ये किया भी। तो यही हम कहेंगे, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये जो अनाउंसमेंट थी इस डॉक्ट्रिन की, उसमें कहीं ना कहीं ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी था कोल्ड वॉर का। इससे पता चलता है, इसी को हम कह सकते हैं कि इससे पता चलता है कि कोल्ड वॉर शुरू हो गया है, और यही मेन इवेंट था जिसमें ट्रूमैन का डॉक्ट्रिन कुछ और नहीं बता रहा था, वो यही बता रहा था कि रशिया के साथ, सॉरी सोवियत यूनियन के साथ, रशिया भी कह सकते हैं वैसे, सबसे ज़्यादा रशिया का इन्फ्लुएंस था वहाँ पे, तो सोवियत यूनियन के साथ हमारा कुछ ना कुछ कोल्ड वॉर शुरू हो गया है, इसी तरफ ये इशारा कर रहा था ट्रूमैन का डॉक्ट्रिन। तो ये भी एक और इवेंट हमें पता चलता है, ये एक और कारण पता चलता है कोल्ड वॉर के पीछे। तीसरा कारण जो पता चलता है वो है आयरन कर्टेन। आयरन कर्टेन की अगर बात करें तो ये एक पॉलिटिकल, मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल बैरियर था। अब यहाँ क्या हो जाता है, जिसको सोवियत यूनियन ने खड़ा किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अब वो क्या करना चाहता था, एक आयरन कर्टेन डालना चाहता था। फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है, ये एरिया हमारे अंडर आते हैं, तो हम यहाँ पे एक आयरन कर्टेन बना देंगे, आपको इजीली यहाँ पे नहीं आने देंगे। आयरन कर्टेन है ऐसा समझिए जो हट नहीं सकेगा इजीली, आप देख नहीं पाओगे इजीली कि इधर साइड क्या हो रहा है। तो यही है कि
जितने भी डिपेंडेंट ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोपियन अलाइज थे, हम यही कहेंगे कि उनको वो बाकी देशों से दूर रखना चाहता था। यानी हम यही कहेंगे टू सील ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स डिपेंडेंट ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोपियन अलाइज फ्रॉम ओपन कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एंड अदर नॉन कम्युनिस्ट एरियाज। यानी वो इनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाने देगा इन लोगों को इजीली, जो कि ईस्ट के यूरोपियन देश है। इसको आयरन कर्टेन कहा जाता है। तो ऑन द ईस्ट साइड आयरन कर्टेन में जो कंट्रीज थी उस पर इन्फ्लुएंस था सोवियत यूनियन का, और जो वेस्ट साइड में देश थे वहाँ पे इन्फ्लुएंस था यूके और यूएसए का। अब यही हम कहेंगे, इस तरह से एक आयरन कर्टेन बन जाता है। कर्टेन यानी एक पर्दा लग जाता है। पर्दा जो लगता है वो बीच में लग जाता है कि भाई इधर से उधर नहीं होगा कुछ और उधर से इधर नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होंगे कुछ बीच में। अब अगर आयरन कर्टेन की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न माना जाता है। जब आप किसी के साथ ज़्यादा टाइम तक कांटेक्ट नहीं रखते हो तो आपकी हो सकता है उसके साथ दुश्मनी बढ़ती जाए और ये एक वॉर को भी अंजाम दे सकता है। इसीलिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि ये सब जो हो रहा था वही कहीं ना कहीं रीज़न थे कोल्ड वॉर के। जब हम आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ इवेंट्स हुए फिर कोल्ड वॉर में, जिससे हमें पता चलता है कि कोल्ड वॉर हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट जो है कोल्ड वॉर के, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है बर्लिन का ब्लॉकेड। तो बर्लिन क्या है? बर्लिन एक कैपिटल शहर है जो कि जर्मनी में आता है। तो आपको सबसे बुरी बात बता दूं कि इन लोगों ने क्या किया था, जर्मनी को दो हिस्से में बांट दिया था, एक वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। इतना तो किया ही था, बट जर्मनी का कैपिटल बर्लिन था। बर्लिन को भी दो हिस्सों में इन्होंने बांटा था। ये देखिए इस मैप को अगर हम बड़ा करें तो बर्लिन दो हिस्सों में बटा है, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। तो वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन ऐसे दो देखने मिलते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, ये जो वेस्ट जर्मनी है ये यूएसए और यूके के अंडर आ रहा था, जबकि हम कहेंगे कि ये जो ईस्ट जर्मनी है ये यूएसएसआर, यानी हम मेनली कहेंगे कि सोवियत यूनियन के अंडर आ रहा था। अब ये आने के अलावा इन्होंने बोला भाई बर्लिन किसका है, क्योंकि बर्लिन तो कैपिटल है, कैपिटल जिसका रहेगा वो तो महान ही बनेगा। तो इन्होंने बर्लिन को भी बीच से काट दिया। देखा गया तो बर्लिन यूएसएसआर के अंडर आता था, बट बर्लिन को यूएसएसआर के अंडर रहते हुए भी बीच में बांटा गया था। वेस्ट बर्लिन जो था वो यूएसए और यूके के अंडर आता था, और ईस्ट बर्लिन जो होता है वो यूएसएसआर के अंडर आता था। तो बर्लिन को इस तरह से बांटा गया था। ये देखिए बर्लिन ईस्ट वाला सोवियत के हाथ में और वेस्ट वाला फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिका के हाथ में। ऐसे कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को लेकर बर्लिन बट गया था। अब ये बर्लिन ब्लॉकेड जो होता है, इस कारण सोवियत यूनियन और अलाइज में जो टेंशन्स थे वो बढ़ते जा रहे थे। 1948 में ब्लॉकेड लग गया था। बर्लिन ब्लॉकेड जो था ये सोवियत यूनियन ने लगाया था ताकि अलाइड जो होते हैं वो बर्लिन में ट्रैवल ना कर पाए। अब देखिए ब्लॉकेड कैसा लगता है कि देखो कि भाई अगर आपको बर्लिन में आना है तो बर्लिन में आपको वेस्ट से आना है तो आपको हमारे एरियाज क्रॉस करके आने पड़ेंगे, तो हम आपको आने ही नहीं देंगे, हम रास्ते बंद कर देंगे। इसको बर्लिन ब्लॉकेड कहा जाता है। बर्लिन ब्लॉकेड लगाया गया ताकि वो ट्रैवल ना कर पाए। 13 अगस्त 1961 को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, यानी जर्मनी की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, दे बिगेन टू बिल्ड अ बार्ब्ड वायर। वहाँ पे वायर और कंक्रीट वॉल लगाई गई, यानी ये जो एरिया जा रहा है बीच से यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दी गई और ये दीवार तोड़ने नहीं दी जाएगी। ये वॉल होने के कारण आप वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते। इस तरह से वो वॉल दिखती है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इस मैप में, इस पिक्चर में, ये है बर्लिन की वॉल। ये वॉल लगा दी गई थी और बर्लिन को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। जैसे आप एग्जाम्पल देखोगे तो ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ के लोग यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ के यहाँ नहीं आएंगे। तो अब सिंपल सी बात थी, ये जब हो रहा था तो कहीं ना कहीं वॉल तो लगी थी, बट एक्चुअल बात ये थी कि बर्लिन वैसे तो यूएसएसआर के ही अंडर आ रहा था, तो बाकी रास्ते भी यूएसएसआर के अंडर थे, तो वो यूएसए यूके को तो इसके बीच से आने नहीं देगा। इस तरह के देखिए कोल्ड वॉर चलते रहते थे। ये होने के अलावा ईस्ट और वेस्ट बर्लिन में एक वॉल बनाई गई, जैसे आपने देखा 13 अगस्त 1961 को, और ये वही थी कि इमिग्रेशन जो होता है ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन में वो हम रोकेंगे, वो हम होने नहीं देंगे। यानी हम कहेंगे ईस्ट बर्लिन से हम वेस्ट बर्लिन में लोगों को नहीं जाने देंगे, जो यहाँ हमारे पास है उनको यही रुकने देंगे। सिर्फ कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस रहे तो ही आप ईस्ट से वेस्ट बर्लिन में अलाउ किए जाओगे कि आप ट्रैवल कर सकते हो बॉर्डर को पार करके। बर्लिन वॉल जो है वो एक बहुत बड़ा सिंबल करके काम करती है कोल्ड वॉर का, यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में। ये गिराई गई आगे 1989 में, बट ये गिराने तक अगर हम देखें तो ये वॉल जो है ये बहुत बड़ा एक तरह से कोल्ड वॉर दर्शाता है दो यूनियंस या दो देशों के बीच में। आगे हम जाते हैं तो हमें देखने मिलता है अब यहाँ पे इनको जब जाने नहीं दिया जा रहा था तो ये लोग जाएंगे कैसे। अब देखिए रास्ते तो नीचे के ही आप रोक सकते हो, हवा के रास्ते कैसे रोकेंगे। इसीलिए इन देशों ने सोचा, यूएसए यूके जैसे देशों ने सोचा कि अगर हम हवा के रास्ते जाके हमारे लोगों को कुछ सप्लाई करें, क्योंकि देखिए
लोगों को यहाँ पे कुछ सप्लाई नहीं मिल रहे थे, क्योंकि आपका ये एरिया है बट इन्होंने रास्ते रोक दिए, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम यही कहेंगे कि इन्होंने बर्लिन एयरलिफ्ट शुरू कर दी, हवा से इन्होंने चीज़ें ला ला के नीचे ज़मीन पे छोड़ी और लोगों को वो प्रोवाइड की। बर्लिन ब्लॉकेड जो था, जो 1948 से हम कहेंगे कि 49 के बीच में इसको बनाया गया था, उसमें ये फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल क्राइसिस था कोल्ड वॉर का। सोवियत यूनियन ने ब्लॉक कर दिया था वेस्टर्न अलाइज को। ये मत समझिएगा कि हम कहेंगे कि एक्चुअल वॉर चल रहा था, एक्चुअल वॉर नहीं था, सिर्फ यहाँ ब्लॉकेड लगाया गया था। उन्होंने रेलवेज रोक दी थी वेस्टर्न अलाइज को, ना उन्होंने रेलवे यूज़ करने दी, ना रोड यूज़ करने दिए, ना कैनल यूज़ करने दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, वेस्टर्न अलाइज जो होते हैं उन्होंने बर्लिन एयरलिफ्ट कर ली। अब एयरलिफ्ट जो है इसको जर्मन में बर्लिनर लुफ्टब्रुक कहा जाता है। मैं अच्छे से जर्मनी बोलना तो नहीं जानता हूँ बट यही है, बर्लिन एयर ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये रहेगा 26 जून 1948 से 30 सितंबर 1949 तक ये किया गया। अब क्या होता है, ये जो हम कहेंगे कि एयरलिफ्ट किया गया, इसके थ्रू जो लोग थे वेस्ट बर्लिन को, उनको सप्लाईज भेजे गए। हम कहेंगे जो सप्लाईज थे उसमें हम कहेंगे कि फ्यूल, फूड जैसी चीज़ें लोगों को भेजी गई और बहुत सारे सप्लाई डेली के, हम कहेंगे कि बहुत सारे 3000 टन से भी ज़्यादा के सप्लाई यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे थे अमेरिकन और ब्रिटिश एयर फोर्सेस, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो लोगों को रास्ते से कुछ नहीं मिल रहा, तो हवा से यहाँ पे लोगों के पास छोड़ा जाएगा चीज़ें और लोगों को ये मिलेगा। देखिए कितना खतरनाक था, एक तरह से देखा गया तो आज हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये सब चीज़ें इतिहास में कभी हुई थी, इतनी खतरनाक सी कोल्ड वॉर जैसी। तो ये एक बर्लिन एयरलिफ्ट था, जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हमें पता चलता है। अब अगर हम बर्लिन वॉल के पास गए तो ये बर्लिन वॉल है। बर्लिन वॉल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये बर्लिन वॉल है जो आपको देखने मिल रही है। अलाइड कंट्रीज जो है जैसे यूएस, यूके और फ्रांस और सोवियत यूनियन, इन लोगों ने मिलकर नाजी जर्मनी को हराया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, अगर हम देखें तो। और उसके बाद याल्टा या फिर पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस भी हुआ था 1945 में, सोवियत और अलाइड कंट्रीज के बीच में, कि जर्मनी की टेरिटरीज किसको मिलेगी। ये कॉन्फ्रेंस में जो जर्मनी होता है उसको डिवाइड कर दिया गया रशिया, अमेरिका, ब्रिटिश और फ्रेंच इन्फ्लुएंस में। जैसे कि आप इस मैप में भी देख पा रहे हो, फ्रेंच है, ब्रिटिश है, अमेरिका है, सोवियत है, ऐसा सबने मील बांट के जर्मनी को अपने आप में बांट लिया। बांटने के बाद जो ईस्टर्न पार्ट था देश का वो सोवियत के पास था, वेस्टर्न पार्ट यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के पास था। जैसे आपको पता चलता है बर्लिन जो होता है ये कैपिटल था, उसको भी स्प्लिट कर दिया गया। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, एक रिवीजन के तौर पे सुन लीजिए। 3 अलाइड जो है वहाँ पे जोन बनाए जाते हैं। एक होता है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी या वेस्ट जर्मनी, और एक होता है सोवियत के ऑक्यूपेशन में रहने वाला जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर ईस्ट जर्मनी। ये 2 नाम अच्छे से याद रखिएगा। वेस्ट जर्मनी को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा जाता है और जीडीआर यानी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है ईस्ट जर्मनी को। ऐसे 2 होते हैं। जो डिवीजन था बर्लिन का वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर और अलाइड कंट्रीज के बीच में एक तरह से हम कहेंगे कि झगड़े बनाने जैसी एक बात थी, ठीक है। क्योंकि हम कहेंगे कि ये जो वॉल है ये जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम बर्लिन की बात भी करें तो बर्लिन कहाँ पे आ रहा है, यूएसएसआर के एरिया में आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा झगड़े का एक कारण बनता है। और धीरे धीरे इन लोगों ने, आखिरकार लोग तंग हो गए। लोग बोले कि भाई हमारे साथ क्या मजाक लगा के रखा है, हम लोगों को बांट के क्यों रखा है। आखिर लोगों ने ये वॉल जाके तोड़ दी। लोगों ने जब ये बर्लिन वॉल तोड़ दी तो ये बर्लिन वॉल 1989 को तोड़ दी गई। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया। बर्लिन वॉल तोड़ते ही कोल्ड वॉर खत्म हो गया, क्योंकि लोगों ने वॉल तोड़ के एक दूसरे से मिल लिए और लोग एक हो गए। लोगों ने बोला कि आप कोई नहीं होते हमें बांटने वाले, हम तो अपने आप में ही एक दूसरे के भाई बहन हैं। वहाँ भी जो रहते हैं वो भी जर्मन लोग हैं, यहाँ जो रहते हैं वो भी जर्मन है, आप हमें बांट किस आधार पर रहे हो। इसलिए इन लोगों ने ये वॉल ही तोड़ दी आखिरी में। ये भी हमें पता चलता है। तो ये सब बर्लिन वॉल के बारे में कुछ चीज़ें हमें पता चलती है। बर्लिन वॉल से आगे बढ़ते जैसे हमने देखा कि बर्लिन ब्लॉकेड लगा, बर्लिन एयरलिफ्ट हुआ, ये सब चीज़ों के अलावा बर्लिन वॉल क्या होती है ये भी हमने देखा। अब हम और पीछे आते हैं। बर्लिन वॉल तोड़ दी, ये तो बहुत बात का इवेंट है, हम और पीछे आते हैं। अब हम देखते हैं मार्शल प्लान वर्सेस कॉमन फॉर्म। अब हम कहते हैं मार्शल प्लान एक आया 1946 में। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉर्ज मार्शल, उन्होंने एक हम कहेंगे यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम बताया, जिसमें ये ऑफर किया गया था कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हेल्प जिसको लगती है हम उनको देंगे। और मेन अगर देखा गया तो वन ऑफ द एम ऑफ दिस ईआरपी मीन्स यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, वो ये था कि इकोनॉमिक रिकवरी करना। यूरोप की इकोनॉमिक रिकवरी जो करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं इसलिए था क्योंकि ट्रूमैन का डॉक्ट्रिन लगता था। मैंने आपको बताया आप इकोनॉमिकली दूसरों की हेल्प क्यों कर रहे हो, आप इकोनॉमिकली दूसरों की हेल्प इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो देश आपके तरफ से हो जाए। यहाँ पे यही तो एक रेस चल रही थी कि किसके पास कितने देश मिलते हैं।
इसी तरह का एक प्लान फिर कॉमिनफॉर्म प्लान आता है। कॉमिनफॉर्म प्लान जो होता है, सोवियत यूनियन जो होता है वो डिनाउंस कर देता है मार्शल प्लान की आइडिया, क्योंकि वो कहता है कि हर चीज को आप डॉलर डॉलर में बांट रहे हो, यानी आप हेल्प जो करोगे डॉलर में, आप सभी देशों को अपने डॉलर के अंडर लेना चाहते हो। इसलिए कॉमिनफॉर्म जो होते हैं, यानी कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ये कॉमिनफॉर्म, देखिए कॉम इनफॉर्म यानी कम्युनिस्ट ब्यूरो है, ये लॉन्च किया गया 1947 में मार्शल प्लान के रिस्पॉन्स में। और इन्होंने भी यही बोला कि ये जो आप कर रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। इट वाज ऑर्गेनाइजेशन टू ड्रॉ टुगेदर मेनली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को हम एक करेंगे, आप वेस्ट को ऐसा कर रहे हैं हम ईस्ट के साथ ऐसा करेंगे। तो इसी का ये एक तरह से हम कहेंगे कि काउंटर था, ऐसा समझ जाइए। तो ये अलग सी बातें यहाँ पे चल रही थी, मार्शल प्लान वर्सेस कॉमिनफॉर्म प्लान। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती है। ये भी एक कोल्ड वॉर के इवेंट है। देखिए झगड़े कैसे चलते हैं, आपको यही बता रहा हूँ। ये वॉर डायरेक्ट लड़ा नहीं जा रहा है, बट इस तरह से लड़ा जा रहा है। आगे आता है नाटो। अब इतना आगे होने लगा कि ये लोग अपनी आर्मीज बनाने लगे। सबसे पहले नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बर्लिन ब्लॉकेड जो था उससे ये पता चलता है कि वेस्ट की जो मिलिट्री है वो रेडी नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो प्रिपेयर नहीं। इसलिए 1948 में जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने ब्रुसेल्स डिफेंस ट्रीटी साइन की, याद रखिएगा ब्रुसेल्स डिफेंस ट्रीटी, जिसमें यह कहा गया कि हम सब मिलिट्री को एक करेंगे, अगर वॉर होता है तो हम इस मिलिट्री को मिलके यूज करेंगे। हम इसीलिए कहते हैं कि ब्रुसेल्स डिफेंस ट्रीटी जो होती है उसको बाद में यूएसए ने, कनाडा ने, पोर्चुगल ने, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे ने भी ज्वाइन किया था। और इस कारण इतने देश ज्वाइन होने के कारण यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा। और ये जितने भी देश हैं आपको नॉर्थ अटलांटिक के देखने मिलते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अप्रैल 1949 में ये बनाई गई। नाटो की जो कंट्रीज थी उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी अटैक हुआ तो हम सब मिलके अपने डिफेंस फोर्सेस का यूज करेंगे, हम सब दोस्त करके यहाँ पे यूज करेंगे, एक के साथ भी कुछ हुआ तो हम सभी लोग रेडी रहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने बनाई। अब इन्होंने बनाई तो सोवियत भी पीछे नहीं रहेगा, इसलिए उस कारण आया वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट क्या था? वॉर्सो पैक्ट 1955 में बनाया गया रशिया और उनके बाकी जो दोस्त सैटेलाइट स्टेट्स थे उनके बीच। जैसे ही वेस्ट जर्मनी घुस जाता है नाटो में, वेस्ट जर्मनी ने बोल दिया हम नाटो को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी आपको पता चल गया कि बाजू में ही आर्मी आके खड़ी है, क्योंकि ईस्ट जर्मनी आपके पास था। वैसे इन्होंने वॉर्सो बना लिया। अब यहाँ पे हम कहेंगे तो ये जो पैक्ट था वॉज म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज जो थी, ये वेस्ट जर्मनी की मेंबरशिप जो होती है नाटो में, उसके चलते एक रिएक्शन था। क्योंकि वेस्ट जर्मनी उधर ज्वाइन हो गया तो बाकी देशों ने सोचा कि हम भी कहीं ज्वाइन होंगे जो वेस्ट जर्मनी के साइड से नहीं थे या यूएस यूके के साइड से नहीं थे। तो इन लोगों ने मिलकर एक वॉर्सो पैक्ट बनाया। वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें कौन कौन थे? इसमें सोवियत यूनियन था, अल्बानिया था, पोलैंड था, चेकोस्लोवाकिया था, हंगरी था, बल्गारिया था, रोमानिया था, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी ईस्ट जर्मनी भी था। ये सब देश आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये वॉर्सो है क्या, इसका नाम वॉर्सो क्यों दिया? आप बोलोगे कि नाटो का तो आपने फुल फॉर्म हमें बता दिया, वॉर्सो भी बता दीजिए क्या है। वॉर्सो एक शहर है जो कि पोलैंड में है। अब पोलैंड इसमें था तो पोलैंड होने के कारण यहाँ पे वॉर्सो पैक्ट, तो यहाँ नाम उसका वॉर्सो दे सकते हैं क्योंकि पोलैंड में ये हुआ जो भी हुआ। आपको एक कमेंट सेक्शन में इतना लिखना है, ट्रू और फॉल्स का आंसर देना है। पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो है, ट्रू और फॉल्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे हम चलते हैं तो हमें देखने मिलता है स्पेस रेस। हर जगह जब रेस लगी थी तो इन्होंने स्पेस में भी अपनी रेस लगा दी। ये लोग स्पेस में जाना शुरू कर देते। यूएसए और यूएसएसआर इनके बीच में रेस लग गई कि पहले स्पेस में कौन जाएगा, पहले चांद पे कौन जाएगा, पहले स्पेस में कौन जाएगा। ये सब चीज़ों में रेस लग जाती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है ये एक और शुरू हो जाता है कोल्ड वॉर की कॉम्पिटिशन कि हम में से कौन पहले जाएगा। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया, जो वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, जिसमें फर्स्ट मैनमेड ऑब्जेक्ट जो होता है ये अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ये पहली बार देखने मिल रहा था। इसके पहले कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट अब तक ऊपर नहीं गया था। इसी चीज को देखते 1958 में यूएसए ने भी अपना खुद का सैटेलाइट भेजा जिसका नाम था एक्सप्लोरर फर्स्ट। आप देख रहे हो कि स्पेस रेस जो होती है इसमें आगे तक ऐसी चीजें चलती रही और आखिरकार इसका विजेता यूएसए हुआ जब इसने अपना एक आदमी चांद पे भेजा जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को ये कहा जाता है कि वो चांद पे गया था। हालांकि बहुत सारे लोग इसको डिस्प्यूटेड मामला मानते हैं।
यूएसए ने सिर्फ रेस में वो जीत गया शो करने के लिए ऐसा दिखाया था, उसने नील आर्मस्ट्रांग को भेजा था, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। बट इसके पीछे की अब तक सच्चाई का राज नहीं खुला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ गलत है कि सही है, बट आज तक हमें यही पता है कि पहला इंसान जो चांद पे गए वो नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि यूएसए के थे, जो कि 1969 में यूएसए से पहुंच जाते हैं चांद पे। अब स्पेस रेस जो है वो भी यहाँ चलने लगी है, ये भी एक कोल्ड वॉर का ही इवेंट है। आगे अगर देखा गया तो आर्म्स रेस चलने लगी, बाद में ये लोग अपनी आर्म्स बनाने लगे। जैसे हम देखते हैं तो यूएसए जो होता है वो कहीं ना कहीं आर्म्स बिल्डअप शुरू कर देता है यूनाइटेड स्टेट्स में, बहुत हथियार बनाए जाते हैं। वही चीज़ें फिर सोवियत देखता है और वो भी ऐसे ही शुरू कर देता है, वो न्यूक्लियर वेपन बनाने शुरू करता है, क्योंकि उनको पता है कि यूएसए के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। यूएसएसआर ने सोचा मैं भी ऐसा ही करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि यूएसए इसका यूज कर ले कल जाके और मैं फंस जाऊं, तो मैं भी बनाऊंगा। और यहाँ पे शुरू हो गई दोनों में आर्म्स रेस, जिसमें कौन कितने हथियार बनाता है ये देख रहे थे। आगे हमको देखने मिलता है जो इवेंट हुआ है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब क्यूबा करके एक देश है, वहां पे एक मिसाइल क्राइसिस चला क्यूबा में। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है 1962 में। आपको ये बता दूं कि क्यूबा जो होता है वो भी कोल्ड वॉर में उसको भी खींच लिया जाता है। यहाँ पे आपको क्यूबा देखने मिलता है। क्यूबा अगर देखोगे तो यूएसए के बहुत ही करीब है। यहाँ पे होने के कारण क्यूबा को अपने घेरे में ले लिया जाता है जब यूएसए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जैसे क्यूबा के साथ 1961 में तोड़ देता है, वैसे सोवियत यूनियन अपना रिलेशन क्यूबा के साथ अच्छा करना शुरू कर देता है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं फिडेल कैस्ट्रो है। फिडेल कैस्ट्रो जो है ये काफ़ी फेमस लीडर है क्यूबा के, और आपको ये देखने मिलता है कि 1961 में, और कैसे क्यूबा को अपने साइड लेता है यूएसएसआर, उसको इकोनॉमिक हेल्प करके, पैसे की हेल्प करके। 1961 में यूएसए ने प्लान किया था बे ऑफ पिग्स इन्वेजन ऑफ क्यूबा, यानी क्यूबा में वो इन्वेड करना चाहता था। और अगर हम देखेंगे तो इसको ओवरथ्रो करने के लिए, यूएसए को रोकने के लिए कहीं ना कहीं क्यूबन स्टेट के जो हेड थे फिडेल कैस्ट्रो, उन्होंने एक कोशिश की और उनको बैकअप मिला सोवियत यूनियन से। ये ऑपरेशन फेल हो गया था जो यूएसए करना चाहता था। फिडेल कैस्ट्रो जो होते हैं सोवियत यूनियन को कहते हैं कि मेरी मिलिट्री में हेल्प करो। सोवियत यूनियन कहता है कि मैं आपके यहाँ हेल्प करेंगे, हम यहाँ पे कुछ मिसाइल्स लगा देंगे आपके क्यूबा में लाके। और क्यूबा में जो मिसाइल्स लगाई गई थी वो मिसाइल्स का एम डायरेक्ट यूएसए था। ये मिसाइल एक बटन दबाते बराबर ये सीधा यूएसए पे अटैक कर जाएगी, इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने ये दोनों सुपर पावर्स को न्यूक्लियर वॉर तक लाके छोड़ दिया था। अच्छी बात है कि वॉर हुआ नहीं, ये क्राइसिस जो होता है ये बातचीत से सॉल्व कर दिया गया, और आखिरकार बातचीत करते करते यूएसएसआर ने अपनी क्यूबा से मिसाइल्स को डिसमेंटल कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है भाई, ऐसा नहीं करेंगे। ये होता है, तो बातचीत से सब कुछ सॉल्व हो गया, क्योंकि यूएसए ने बीच में ये भी बोला था अगर आपने अपनी मिसाइल नहीं निकाली तो हम क्यूबा पे अटैक कर देंगे, हम क्यूबा को साफ कर देंगे, ठीक है, तो आप अपनी मिसाइल्स निकाल लीजिए। तो ये मिसाइल्स बाद में निकाली भी गई। तो इस तरह से क्यूबन क्राइसिस यहाँ पे चलते हुए आपको दिखता है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे कोल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म होते हुए भी दिखा। इतना खतरनाक जो वॉर चल रहा था वो अचानक से डिक्लाइन होते हुए दिख रहा था। उसके पीछे के कारण क्या थे? सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 1960 के बाद यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर चुके थे। कोई भी न्यूक्लियर वॉर अगर हुआ तो उस कारण दोनों का डिस्ट्रक्शन होगा, जिसको को डिस्ट्रक्शन कहा जाएगा, यानी एक नहीं दोनों साफ होंगे। ये अवेयरनेस जो था ये सुपर पावर के बीच में फैल गया। उनको यही पता चला कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ही अच्छी बात है। अगर हम इस तरह के काम करते हैं तो हमारे वॉर में दोनों भी साफ हो जाएंगे, दोनों का सर्वनाश हो जाएगा, इसीलिए हम पीसफुली दोनों भी रहेंगे। तो वो दोनों कहते हैं कि हम एक न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी को साइन करेंगे 1963 में, ताकि हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर है बट हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। यही चीज़ों को यहाँ साइन करना था। ये ट्रीटी जो होती है इसमें एक और चीज़ आती है हॉटलाइन एग्रीमेंट, और हॉटलाइन एग्रीमेंट वॉशिंगटन और क्रेमलिन के बीच में हुआ था। अगर हम देखें तो वॉशिंगटन यूएसए में है और क्रेमलिन की बात करें तो ये आपको यूएसएसआर में देखने मिलता है। तो ये जो क्रेमलिन है आपको यूएसएसआर में देखने मिलता है, आज के डेट में आपको ये मॉस्को में देखने मिलेगा। उसके बाद 1970s के बाद अगर देखा गया तो फ्रिक्शन जो होता है वो यहाँ पे होते हुए दिखता है सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में, जिस कारण एक सीनो सोवियत रिफ्ट बन जाती है, यानी इन दोनों के रिलेशन खराब होने लगते हैं 1970s में। कम्युनिज्म को लेके चाइना कहेगा हमारा कम्युनिज्म अच्छा है, सोवियत कहेगा हमारा अच्छा है, इसको लेके दोनों में झगड़े, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो होता है वाज एडमिटेड इनटू यूएन, और ये यूएन में चले जाता है। यूएन में इसका हिस्सा बना दिया जाता है यूएन का, इसको पीआरसी को, यानी चाइना जो होता है वो यूएन का हिस्सा बन जाता है। और प्रेसिडेंट निक्सन जो थे यूएसए के, वो मॉस्को को विजिट करते हैं मई 1972 को, और वहाँ आने के बाद वो एक ट्रीटी साइन करते हैं, और ट्रीटी का नाम था सॉल्ट
फर्स्ट ट्रीटी। सॉल्ट का फुल फॉर्म है एस यानी स्ट्रेटेजिक, ए यानी आर्म्स, एल यानी लिमिटेशन और टी यानी ट्रीटी। यानी हम आर्म्स को लिमिटेशन के साथ यूज करेंगे, कुछ ना कुछ उसको हम कहेंगे कि जिसको हम कहते हैं कि इनडिफिनाइट तरह से यूज नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ लिमिट होगी। जून 1973 में ब्रेजनेव जो थे वो पे करते हैं 90 डे विजिट यूनाइटेड स्टेट्स को, यानी हम कहेंगे ब्रेजनेव यूएसएसआर से पहुंच जाते हैं यूएस में। यहाँ से दिख रहा है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दोस्ती होते जा रही है, और यही है कि स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिटेशन को लेके ही यहाँ पे बातचीत के लिए वो पहुंचे थे कि भाई देखिए हम दोनों भी लिमिटेड मैनर में ही स्ट्रैटेजिक आर्म्स को यूज करेंगे, और इस कारण जो टेंशंस थे यूएस और यूएसएसआर के बीच में वो कम होने लगे। इसको देतौंत कहा जाता है। देतौंत का मीनिंग होता है रिडक्शन ऑफ टेंशन, दैट इज डिक्लाइन ऑफ कोल्ड वॉर। यहाँ पे कोल्ड वॉर आपको डिक्लाइन होते हुए दिखा। आगे हम कहेंगे तो डिक्लाइन होते होते धीरे धीरे कोल्ड वॉर खत्म हो गया। 1991 में सोवियत यूनियन ही कोलैप्स हो गया। सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिस कारण हम कहेंगे कि कोल्ड वॉर ही खत्म हो गया। सोवियत यूनियन ही नहीं बचा तो कोल्ड वॉर होगा किस किस के बीच में? तो हम कहेंगे कि एक सुपर पावर वीक हो गया और दूसरा सुपर पावर जो था वही बच गया। यानी जो वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा था, बाइपोलर था, वो अब यूनिपोलर बनते गया, यानी वो अकेला एक सुपर पावर बचते गया। अब ये कोल्ड वॉर जो होता है वो खत्म कैसे होता है? रीजंस क्या थे सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के पीछे? सबसे पहला रीजन है मिलिट्री रीजन। स्पेस रेस, आर्म्स रेस जो थी, इस कारण सोवियत यूनियन के रिसोर्सेज बहुत खत्म होते जा रहे थे। सोवियत यूनियन कहीं ना कहीं गरीब होते हुए दिख रहा था, इकोनॉमिकली डाउन होते हुए दिख रहा था। पैसा स्पेस पे लगाया जा रहा था, पैसा आर्म्स पे लगाया जा रहा था। सोवियत यूनियन की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। खराब होते होते मिखाइल गोर्बाचेव जो होते हैं, जो लीडर बने सोवियत यूनियन के, इन्होंने अब सोवियत की इकोनॉमी बचाने के लिए उन्होंने पॉलिसी लाई। पॉलिसी में आता है ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मीनिंग होता है, ये दोनों भी रशियन लैंग्वेज, एक तरह से ये समझ जाइए। अब मैं सही प्रोनाउंस कर रहा कि नहीं ये आपको पता चलेगा जो लोग रशियन बोलना जानते हैं। मैं इंग्लिश में इसका आपको जो प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा वो बराबर रहेगा। ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस और पेरेस्ट्रोइका यानी रिस्ट्रक्चरिंग। अब यहाँ पे ओपननेस और रिस्ट्रक्चरिंग ये बात होती है, यानी ग्लासनोस्ट में होता क्या है कि यहाँ लिबरलाइजेशन होता है पॉलिटिकल लैंडस्केप का, यानी आप दूसरे देशों को भी यहाँ पे अलाउ करते हो कि वो भी आपके देश में आ सके, यानी आपने जो क्लोज रखा था अपने देश को वो ओपन कर देते हो, लिबरलाइजेशन शुरू कर देते हो। पेरेस्ट्रोइका का मीनिंग होता है कॉजी फ्री मार्केट पॉलिसीज। कम्युनिज्म या सोशलिज्म में पूरा मार्केट कंट्रोल अगर गवर्नमेंट कर रही थी तो यहाँ कहा जाएगा कि आधा गवर्नमेंट करेगी और आधे आप लोग करेंगे। इसे कहते हैं कॉजी फ्री मार्केट पॉलिसीज। पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेंगी, यानी हम कहेंगे कि पूरा रिस्ट्रक्चर किया जा रहा था ताकि इकोनॉमी सुधर जाए। सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो इकोनॉमी गवर्नमेंट अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए यहाँ पे पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट लाया गया था। यहाँ पे हम कहेंगे कि बहुत सारी इंडिपेंडेंट एक्शंस थी अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जो ली गई, इस कारण वहाँ पे काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आने लगे। हम कहेंगे कि रादर देन स्पार्किंग रिनाइजेंस इन कम्युनिस्ट थॉट, ये जो स्टेप्स थी इस कारण क्रिटिसाइज करने लगे सोवियत को सभी लोग। क्रिटिसाइज करते करते स्टेट का जो कंट्रोल था वो चले गया। हम कहेंगे स्टेट लॉस्ट कंट्रोल ऑफ बोथ मीडिया एंड पब्लिक स्पीयर। दोनों में भी ये फेमस नहीं हुए। लोगों को ये पसंद आने से अच्छा ये था कि बाकी देशों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। ये ज़्यादा ही डेमोक्रेटिक रिफॉर्म मूवमेंट्स यहाँ पे चलने लगी, हम कहेंगे पूरे सोवियत में, और एक एक करके सभी देश यहाँ से बाहर निकलने लगे। देयर वॉज ग्रोइंग डिसएंचेंटमेंट इन पब्लिक ड्यू टू फॉलिंग इकोनॉमी। वो कह रहे थे अब इकोनॉमी गिर रही है, अब आप क्या करने वाले हो, ये सब रिफॉर्म से क्या होने वाला। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। रशिया जो सोवियत यूनियन था गरीब होने लगा, जिस कारण एक एक करके सब देश इससे बाहर निकलते हुए आपको दिखे। सोवियत यूनियन के लोगों को वेस्टर्न आइडियोलॉजीज अच्छी लगने लगी। उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों की वे ऑफ लिविंग कितनी अच्छी है, कैपिटलिज्म कितना अच्छा है, वहाँ पे लोग अच्छे से कमा रहे, वहाँ गरीबी भी नहीं है, वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छे से चल रही है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यूज नहीं है। ये सब जब देखा गया तो लोगों ने सोवियत यूनियन को छोड़ना पसंद किया। बट इन्होंने कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश ज़रूर की थी, बट ऐसे वक्त की थी कि जब आप हेल्पलेस थे, आपका बहुत कुछ ठीक नहीं कर पाने वाले थे। ये सब हुआ। अब नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी उस कारण प्राइवेट ओनरशिप आने लगी। ये जितने भी रिफॉर्म्स थे जो यूएसएसआर में हुए, इस कारण हम कहेंगे कि वहाँ रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आने लगे। 8 दिसंबर 1991 को जो रशिया के लीडर्स थे, यूक्रेन के लीडर्स थे, बेलारूस के लीडर्स जो थे, रिपब्लिक्स के जो लीडर थे,
उन्होंने एक डिक्लेरेशन लाया कि सोवियत यूनियन को डिसॉल्व कर दिया जाता है और उसके लिए हम बनाएंगे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हम सब एक ग्रुप का हिस्सा रहेंगे बट वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का बनेंगे। अब हम सोवियत में नहीं रहेंगे। उसके बाद जो मिखाइल गॉर्बाचेव थे, मिखाइल गॉर्बाचेव वो प्रेसिडेंट बन गए थे विदाउट अ कंट्री। अब देश ही नहीं बचा था, प्रेसिडेंट बने हुए थे। 25 दिसंबर 1991 को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर और बाद में वो पावर में आए रिटर्न, और उन्होंने जो पावर्स थी वो रिटर्न कर दी अपने ऑफिस की बोरिस येल्त्सिन को। बाद में ये पावर इसको मिल जाती है बोरिस येल्त्सिन को, और नेक्स्ट डे सुप्रीम सोवियत ने वोट किया टू डिसॉल्व इटसेल्फ और ये डिसॉल्व हो गया, रिपील कर दिया जाता है, जो कि डिक्लेरेशन 1922 में लिखा गया था, इसको बनाया गया था और उस कारण सोवियत जो होता है ये कोलैप्स हो जाता है। सोवियत कोलैप्स हो गया, ये चीज़ें यहाँ पे देखने मिली। मिखाइल गॉर्बाचेव ने कहीं ना कहीं अच्छे चीज़ें करने की कोशिश की एंड में। देखा गया तो एक और कारण जो बना ये गिरने में वो अफगानिस्तान वॉर बना। सोवियत अफगान वॉर यहाँ पे लड़ा जाता है 1979 से 89 के बीच में। इस कारण भी सोवियत यूनियन टूटा ये भी कहा जाता है। पहले ही पैसे नहीं थे और वॉर पे और पैसे लगाए गए थे, इस कारण और भी पैसा खर्च और ये गरीब होते गए। अब इतने गरीब होते गए कि ऐसे देशों को लगने लगा बाकी कि सोवियत को छोड़ देना चाहिए, ये यहाँ पे आपको पता चलता है। आखिरी में हम कंक्लूजन देख लेंगे। आपको आंसर राइटिंग में कंक्लूजन की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि आप आंसर राइटिंग करते हो। तो कंक्लूजन में आपको ये बता दूं, कोल्ड वॉर जो खत्म हुआ उसमें यूएस की विक्ट्री हुई। बायपोलर वर्ल्ड जो होता है यूनिपोलर बन गया। बायपोलर में 2 पावर होती है, यहाँ पे एक ही पावर बच गई। हाउएवर जो लास्ट डिकेड था उसमें जो पोजीशन थी यूएस की, वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्टेट करके दिखने लगा था, बट ये भी अनस्टेबल होते गया। बट धीरे धीरे यूएस ने सब ठीक कर लिया। यूएस ने बाद में इन्वेड किया और अफगानिस्तान को, इराक को। सिक्योरिटी थ्रेट्स भी देखे गए, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई, बहुत प्रॉब्लम्स भी गए, है ना, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ा, और जो भी हुआ उस कारण हम यही कहेंगे कि बड़ी बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर्स भी ऊपर आई इन्हीं चीज़ों के कारण, क्योंकि यूएस भी कहीं ना कहीं अनस्टेबल दिखा। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना ये भी कहीं ना कहीं उभरते हुए आपको दिखे, और इस कारण मल्टीपोलर लुक वर्ल्ड को मिला। और हम यही कहते हैं एंड हैज़ लेड मेनी टू प्रेडिक्ट डिक्लाइन ऑफ वेस्ट एंड राइज ऑफ रेस्ट। ये यहाँ कहेंगे हम कंक्लूजन में कि वेस्ट जो होता है ये डिक्लाइन हुआ और रेस्ट जो था वेस्ट के अलावा बाकी एरिया वो कहीं ना कहीं राइज हुआ। दिस इज अबाउट द कंक्लूजन। दिस इज अबाउट द 26th लेक्चर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट इज कोल्ड वॉर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आप और भी अपडेट्स चाहते हैं तो श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन जो मेरे फेसबुक पे पेजेस है उन्हें भी आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे वहाँ फॉलो कीजिए, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे मैसेज के थ्रू आपके डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। आप मुझे मेल करना चाहो तो आप shreyasbadiya@gmail.com पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप मेरे एकेडमी का पेज जो है इंस्टाग्राम पे उसे भी लाइक कर सकते हैं ताकि आपको और भी नॉलेज मिलते रहे। फेसबुक पे उसे लाइक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप नोट्स चाहते हो और बाकी अपडेट्स चाहते हो तो श्रेयस बढ़िया टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।